गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फंडा 5। आई एम पूनम गुप्ता। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट इशूड बाय CBSE। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पेपर सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो में दिया हुआ है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, लिटरेचर सेक्शन में से है। इसमें भी बच्चों एक पैसेज आपको बुक में से दिया हुआ होगा और उसके ऊपर बेस्ड कुछ MCQs क्वेश्चंस नीचे आपको दिए होंगे। तो 3 पैसेज आपको दिए हैं, जो 2 आपको आसान लगते हैं उन 2 को आपको अटेम्प्ट करना है। और सबसे अच्छी बात है कि ये तीनों पैसेज आपके टेक्स्ट बुक में से होंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज का पैसेज लिटरेचर सेक्शन से है, जो कि Read the extract given below and attempt any 2 of the 3 given by answering the questions that follow। चलिए पढ़ते हैं पहला पैसेज। Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no green, say a group of women in tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and river। ऑथर कह रहे हैं कि जब उन्होंने पुरानी साड़ी पहने, फटी हुई साड़ी पहने औरतों के एक समूह से ये पूछा कि उन्होंने अपने हरे भरे खेत और नदियों को क्यों छोड़ दिया और यहाँ आके क्यों रहने लगी, तो उन्होंने बताया कि जिंदा रहने के लिए पहचान से ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है और अगर दिन ढलने पर हम अपने परिवार को खाना दे सकें और बिना पेट दर्द के हम आराम से सो सकें, तो वो हरे भरे खेतों की जगह यहाँ रहना पसंद करेंगी। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes। तो जहाँ भी उनको खाना मिलता है वो अपने टेंट गाड़ देते हैं और ये उनके टेम्परेरी घर हो जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम। चिल्ड्रन यहीं पर बड़े होते हैं। बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और जीवन में उनके हिस्सेदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। जिंदगी का क्या मतलब है? जीवन का मतलब सीमापुरी में है कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। कितने ही सालों से अब इसने एक फाइन आर्ट की जगह ले ली है, ये भी एक सुंदर कला के रूप में बदल गया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। कूड़ा उनके लिए एक सोने की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ। कहते हैं ये उनके लिए डेली ब्रेड है, रोज की रोटी है, घर की छत है, बेशक उस छत से पानी टपकता हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन बच्चों के लिए तो ये और भी कुछ अधिक है। तो बेटा ये था पैसेज। पहचान लिया होगा आपने, लॉस्ट स्प्रिंग से ये पैसेज आया है। और अब इसके कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द फ्रेज ट्रांजिट होम्स रेफर टू द ड्वेलिंग दैट आर। क्या मतलब है इसका? अभी हमने ऊपर पढ़ा ट्रांजिट होम मीन्स टेम्परेरी। देखते हैं कहीं पर ये वर्ड है, बिल्कुल है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया डी। सीधा हमने मीनिंग से देखा और आंसर हो गया 1 का डी। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस गार्बेज टू देम इज गोल्ड। तो गार्बेज टू देम इज गोल्ड कौन सी स्पीच है? ये हाइपरबोले। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना, जैसे गार्बेज उनके लिए किसके बराबर है? गोल्ड के बराबर। तो इसको हम बोलेंगे हाइपरबोले। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द टर्म विच बेस्ट मैचेस द स्टेटमेंट फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। कि पहचान से ज़्यादा खाना जरूरी है जीने के लिए। तो ये किस बात को दिखाता है? क्या इससे हमें पता लगता है? नेसेसिटी, ज़रूरत को हमें दिखा रहा है कि फूड ज़्यादा जरूरी है। तो आंसर हो गया 3rd का बी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट मीन्स। इसका मतलब क्या है? तो क्या मतलब है इसका? रैग पिकिंग हैज़ अटेन्ड द पोजीशन ऑफ ए स्किल। यानी कि रैग पिकिंग भी अब एक स्किल बन गई है। ये भी एक आर्ट का रूप, इसने भी कला का रूप ले लिया है। तो आंसर हो गया 4th का सी। नाउ कम टू द पैसेज नंबर 2। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities। उन्होंने बस ये सुना ही था कि महात्मा जो उन किसानों की मदद करना चाहते थे वो अब अथॉरिटीज़ की वजह से मुश्किल में थे। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of the liberation from the fear of the British।
तो जैसे ही उन्होंने सुना वो अपनी मर्जी से, स्पॉन्टेनियस मतलब अपनी मर्जी से स्वयं इकट्ठे हो गए विरोध प्रदर्शन के लिए हजारों की संख्या में कोर्ट के चारों ओर। और ये एक शुरुआत थी अंग्रेजों के डर से मुक्ति पाने की। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कॉपरेशन। ऑफिशियल्स जो थे, अधिकारी, गांधी जी की हेल्प के बिना कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने अपने आप को पावरलेस पाया। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। गांधी जी ने भीड़ को नियंत्रित करने में मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। वो बहुत विनम्र थे, उनका व्यवहार जो था बहुत फ्रेंडली था। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by इंडियन। वो इस बात का एक प्रमाण दे रहे थे, कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहे थे कि जो उनकी सरकार जो अभी तक इतनी डरावनी थी और इतनी अनक्वेश्चंस थी, निर्विवाद थी, अब उसको भी इंडियन चुनौती दे सकती। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड। सरकार घबराई हुई थी। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। सरकारी वकील ने जज से अपील की कि वो उस ट्रायल को पोस्टपोन कर दे। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। जाहिर था कि वे अपने अधिकारियों से सलाह मशवरा करना चाहते थे, सलाह लेना चाहते थे। ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस बिकॉज ऑफ गांधी जी रिफ्यूजल टू कोऑपरेट विद देम। नहीं, ऑफ गांधी जी पोलाइट फ्रेंडली बिहेवियर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। द क्राउड वॉज लिस्निंग ओनली टू गांधी जी, क्योंकि जो भीड़ थी जो गांधी जी के लिए आई थी वो केवल गांधी जी की ही बात सुनना पसंद कर रही थी, सुन रही थी। तो आंसर क्या हो गया? 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2, द डिमॉन्स्ट्रेशन प्रूव दैट क्या प्रूफ कर रहा था? डिमॉन्स्ट्रेशन, ये विरोध इतनी बड़ी संख्या में क्या प्रूफ कर रहा था? सेकंड का बी। ड्रेड इंस्टिल्ड इन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस हैड बिगन टू लेसन, कि जो इंडियंस के दिलों में जो डर था वो अब कम होना शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, which style from those given below is being used by the author when he says apparently the authorities wish to consult their superiors? तो इस लाइन से हमें क्या पता लगता है? कौन से स्टाइल के बारे में पता लगता है? ह्यूमरस, ड्रामेटिक, सरकास्टिक। तो कौन सा पता लग रहा है? सरकास्टिक। ओके, सरकास्टिक मतलब व्यंग करना, क्योंकि किसी के बारे में टिप्पणी करना। तो थर्ड का आंसर हो गया सी, सरकास्टिक। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, गांधीजी's बिहेवियर टुवर्ड द ब्रिटिश प्रायर टू द प्रपोजल ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द ट्रायल वॉज दैट ऑफ। ब्रिटिश लोगों ने ट्रायल को पोस्टपोन करने के लिए कहा तो गांधी जी का व्यवहार कैसा था? काम एक्सेप्टेंस। तो आंसर हो गया 4th का बी, क्योंकि उन्होंने इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। पार्ट सी, जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स and look out of the window at the crack of the day that shows under the shade. She thought the story was all over. Jack didn't like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. तो जो थी वो थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई, गुस्से में आ गई, अपने हाथों को हिला के खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने सोचा कि कहानी खत्म हो गई। जैक जो उसके पापा थे उन्होंने कहा, जैक को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थी जो हर चीज़ को ग्रांटेड मान लेती थी कि अब तो खत्म हो गया, अब तो हो गया, छोड़ो। वो चाहता था कि वो थोड़ी आशंकित रहे, उसकी बात को ध्यान से सुने, और इसीलिए वो बोला, नाउ जो आर यू लिस्निंग, क्या तुम सुन रही हो? यस, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि आगे अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। रोजर स्कंक्स मम्मी सेड, व्हाट इज दैट ऑफुल स्मेल? रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा कि ये गंदी सी स्मेल क्या है? व्हाट? एंड रोजर स्कंक सेड, इट्स मी मॉमी, आई स्मेल लाइक रोजेस। और पता है रोजर स्कंक ने क्या कहा? कि ये मैं हूँ, और देखो मैं गुलाब की तरह महक रहा हूँ। एंड शी सेड, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट? और उसने पूछा, किसने तुम्हारी ऐसी स्मेल की? एंड ही सेड, द विज़ार्ड। एंड शी सेड, वेल ऑफ ऑल द नर्व्स। वेल ऑफ ऑल द नर्व्स तब यूज करते हैं जब कोई शॉक हो जाता है या किसी बात को लाइक नहीं करता, तो हम बोल देते हैं ऑफ ऑल द नर्व्स। द विज़ार्ड एंड शी सेड, वेल, अच्छा, of all the nerves, you come with me and we are going right back to that very awful result. मेरे साथ आओ और हम वापस उस awful result के पास चलते हैं। Question number 1, choose the option that best demonstrate the relevant traits of Joe and Jack respectively based on extract provided. जो हमें extract दिया गया है इसके हिसाब से जो और जैक की जैसी पर्सनैलिटी है चुनिए। तो जल्दी से बताएं, क्यूरियस, जो कैसी थी? क्यूरियस थी, जानना चाहती थी क्या हुआ, और जैक इरिटेट हो रहा था बार बार क्योंकि वो उसकी बात ध्यान से सुन नहीं रही थी। तो पर्सनैलिटी हो गई क्यूरियस एंड
इरिटेबल, तो पहले का ए। क्वेश्चन नंबर 2, जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स, इस लाइन का क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट जो वॉज गेटिंग रेस्टलेस। आंसर हो गया फर्स्ट का बी। जोज वॉट इंडिकेटेड वॉट शी वॉज फीलिंग, ये दिखाता है कि जो कैसा फील कर रही थी। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स दीज फीलिंग, एक ऑप्शन चुनिए जो उसकी फीलिंग्स को बताता है। तो क्या ऑप्शन थे? सरप्राइज थी, जब उसकी माँ ने उसको कहा कि किसने ये गंदी स्मेल तुम्हें दी, तो वो सरप्राइज हो गई, उसको अच्छा नहीं लगा। तो कौन से ऑप्शन ठीक है? वो डरी हुई नहीं थी, इग्नोरेंस भी नहीं है, खुश भी नहीं थी, अप्रूवल भी नहीं था, तो दो बचे सरप्राइज एंड डिसप्लेजर। तो आंसर हो गया बी, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। मॉमी सेज वेल ऑफ ऑल द नर्व, दिस रिवील्स हर, ये लाइन उसका क्या बताती है? दिस रिवील्स हर शॉक, एंगर एंड डिसअप्रूवल। ओके, तो आंसर हो गया फोर्थ का डी। तो बच्चों पैसेज आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 3 जो लिटरेचर सेक्शन में था, आपकी दोनों बुक से था, फ्लेमिंगो और विस्टास से। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।